आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो, हाँ। सैटरडे को मेरी एक दो यही का बैच है, जो वैसे सिलेबस तो पूरा है, लेकिन जिससे बच्चे भूले ना, तो मैं शनिवार को इनको एक दो घंटे क्लास लेके याद दिलाता हूँ। फाउंडेशन महाट्रांसको वाला। खाना वाना खा लिया था? हाँ। हमारी तो प्रतिदिन ही मैराथन है, 12 घंटे तो डेली होती है। हैं? हाँ, डेली मेरी इतनी क्लास है। डेली है, ये तो नॉर्मल रेगुलर रूटीन है। तुम्हारे पास ऑप्शन है ना। तुम्हारे पास ऑप्शन है, नहीं पढ़ोगे तो चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। अब देखो, जैसे ये है जो मतलब आई नहीं क्लास में, ये आराम से सो रखे, ऑप्शन है ना। एक संख्या पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो रिजल्ट निगेटिव की तरफ बनेगा या पॉजिटिव की तरफ? अरे पावर बराबर v इंटू आई तो है दोस्त। तो एक संख्या पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो गुणा करके नंबर रिजल्ट निगेटिव आएगा या पॉजिटिव? तो निगेटिव में ही तो बनाएंगे। सवाल लिखा, वैसे मुझे क्या समझ आएगा। ये किया नहीं तुमने? मैंने सर किया, लेकिन सर मैं ये मेरे को ना समझ। ये शक्ति मैक्सिमम पावर नहीं है, शक्ति के मैक्सिमम मान तक पहुंचने में लिया गया समय। तो ये 0 है, ये मैक्सिमम है, टोटल 8 है। तो ये मैक्सिमम सर जान रहे थे, लेकिन बस हमको ये ना समझ रहा था माइनस में क्यों पावर जा रहा है, मतलब पावर क्यों माइनस हो गया। वो तो बता दिया ना अभी। चलो जी, आओ शुरू करते हैं। बारिश हो रही है क्या बाहर? हो गया, बहुत बढ़िया। अपना तो कहाँ से आ रहा है भाई? इधर कपड़े वपड़े सब गीले हो रहे हैं। अच्छा, कहीं नदी नदी पार करके आया क्या? गुड आफ्टरनून जी।
क्लास का तो सुबह 7 बजे ही है। और ये मानो कि अभी 7 ही बज रहे, और क्या। हाँ और क्या, उठे और आ गए अपना क्लास में। यहाँ पर थे ना लास्ट में। चलो जी, तो आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे बेटा हम लोग लिखते हैं विद्युत विद्युत चुंबक प्रेरण ना, ये टॉपिक है हमारा आज का। देखो जी, इसमें हमें एक तरह से मशीन की जो चीज़ें हैं ना वो सीखनी है। जैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फिर हमें सीखना है बेटा लेंज का नियम। फिर हमें सीखना है जो लोरेंट्ज का नियम है, उसने हमें क्या बताया। यदि किसी धारा प्रभावित तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर एक बल लगता है। तो ये होता है हमारा लोरेंट्ज का सिद्धांत, जो हमारा मोटर में काम आता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें यहाँ जाननी है और सीखनी है। फिर हमारा ये मैग्नेटिज्म हो जाएगा समाप्त। तो समाप्त तो इसे मैं मंडे में करूँगा, क्योंकि इसके साथ में जो की पॉइंट है वो सारे एक साथ लिखा के छोटे मोटे न्यूमेरिकल लगवा के इसमें तब ख़त्म करेंगे, तब स्टार्ट करेंगे। फिर इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को पूरा अलग रखते हैं। जिस तरह से रेजिस्टेंस अलग रखा है, कैपेसिटेंस अलग रखा है, उसी तरह से अपना इंडक्टेंस को अलग रखते हैं। देखिए, विद्युत चुंबक जो प्रेरण है ये होता क्या है। ये हम लोगों को जो फैराडेज ने नियम दिए वो हमें 2 नियम दिए। विद्युत चुंबकीय फैराडेज के 2 नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि जब कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटता हो, या फिर चुंबकीय क्षेत्र किसी कंडक्टर को काटता हो, या फिर दोनों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन होता हो, एक दूसरे के सापेक्ष में कुछ परिवर्तन होता हो, तो चालक में या कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम ये है कि चालक में उत्पन्न ईएमएफ का मान, चालक में उत्पन्न ईएमएफ का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर, मतलब जितना फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यानी कि बराबर जो आप नॉर्मल सीख के आते हैं dy/dt। फिर आपको समझना है लेंज का नियम का मतलब क्या था। E बराबर BLB साइन थीटा क्यों लिखते हो, F बराबर BIL साइन थीटा क्यों लिखते हो। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले लिखेंगे फैराडेज
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। तो यहां फैराडेज ने दो नियम दिए। प्रथम नियम, देखिए जी, यहां प्रथम नियम क्या है? कल हम लोग ये कर रहे थे। हाँ यार, ये लिखाना था। चलो तो हमारा यहाँ हो जाएगा। है, छोड़ दिया था पेज? अरे वाह, समझदार हो। तो पहले ही बता देते तुम। अरे बोल देता फिर, मतलब ऐसी चीज़ तो बोलना नहीं, और जो नहीं बोलना हो तो खूब बोलते हो। हद है यार। इसमें लिखाना था ना ये मेथड, हाइस्टेसिस लॉस तो हमने पढ़ लिया था। जगह बच रही है? ओके ओके, ठीक है। फिर इसे, हाँ, बाद में फिर कभी भूल भाल जाए ना, अभी लिख लेते हैं इसे ना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर BH कर, वो तो एक बच्चे का कमेंट पढ़ के याद आया कि सर ये रह गया था। BH कर देखो हमने लिख लिया ना पूरा। हाइस्टेसिस लॉस में हाइस्टेसिस लूप किस किस के बीच में खींचते हैं? H और B के बीच में है। कौन से वाला? ये नहीं 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 नहीं, शायद मैं हाइस्टेसिस वाले की जो भी बनाऊंगा ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो मुझे लीनियर एलीनियर बताने थे, तो इसलिए मैंने ये ग्राफ ऐसे दिखाया है। मतलब ये ग्राफ जो आप कह रहे हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये वो वाला नहीं है, ये अब आने वाला है। ये तो सिर्फ रेखीय और अरेखीय को प्रदर्शित करता था। जैसे ये ओरिजिन से पास कर दे, एक लाइन थी, पास यहीं से है, लेकिन ये यहाँ जाकर सैचुरेशन को दर्शा रहा था। ये तो अलग चीज़ था बताने का ना, रेखीय अरेखीय। जो आप कह रहे हैं वो यहाँ है। अब देखो, इसमें जो BH कर्व है, जिसे आप हाइस्टेसिस लूप के नाम से अभी समझते हुए आए हो, जो आपने ये बात की है कि कैसे ड्रॉ करोगे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और फ्लक्स मीटर से, तो इन दोनों के बीच में एक विशेषता ड्रॉ हो जाती है, या करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं H और B से। देखो, H का मतलब हमने पहले से जिक्र किया है कि कुछ इनपुट है, और B का मतलब उसका कुछ परिणाम या रिजल्ट है। ठीक है भाई। तो आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि जो आपको BH कर्व और हाइस्टेसिस लूप को बहुत अच्छे से समझाएगा। एक आदमी है जो बहुत ईमानदार है, इसका नाम है राम। ठीक है जी। तुम में किसी का नाम मोहन तो नहीं है? कभी कोई नाराज हो? क्योंकि मोहन है बेईमान। और तुम में कोई लड़की भी नहीं है, तो लड़की का नाम ले लेते हैं, कोई नाराज ही नहीं होगा। लो भाई, रीटा रीता जो भी लिखो। मतलब मेरी लाइफ में इस तरह की कोई लड़की कभी रही नहीं। कभी तुम सोचो कि सर ने यही क्यों लिखा, ये अचानक से दिमाग में आया इसलिए लिख दिया। ठीक है जी। नहीं, बच्चे सोच लेते ना। हाँ है, नहीं, मुझे पता ना कि वो वहाँ चल सकता है बच्चा, तो मैं पहले ही बोल दिया भाई। देखो, हुआ ये बेटा, पहले जैसे इंसानी फितरत है, सेम उसी तरह का बेचारा ये BH कर्व भी है।
बिल्कुल इंसानी फितरत की तरह। और कहते हैं कि ईमानदार आदमी हमेशा पिसता है कि नहीं। और आजकल तुम ये भी तो बोलते हो कि यार फलाने तो इतना बेईमान है और फिर भी तरक्की कर गया। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेकिन है सच्चाई यही कहीं ना कहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत काम करने के लिए तुम्हें प्रेरित करूं। ये मैग्नेटिज्म है, इसको बस यहीं तक रखिएगा। इसे मोहन ने कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ी इसे, इसने कहा यार मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। और यार ये मोहन और राम बहुत अच्छा दोस्त है। उसने कहा ठीक है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे 100 रुपये कहीं से जुगाड़ करके देता हूँ। तो पहली स्टेज में बेटा एक्सचेंज ये हुआ कि इसने 100 रुपये इसे दिए, है जी, और इसने ये बेचारे को अपने दोस्त को 100 रुपये ये दे दिया। और जब लेन देन करते हैं तो समय निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। इसने कहा कि भाई ये 5 जुलाई को अपना 11 बजे लौटा देना। यार ठीक है भाई, लौटा देंगे, ये तय हुआ। यानी कि अभी आपको ये समझना है कि जो लेन देन की कहानी थी, ये पैसे ले लिए इन्होंने, किसी एक दिशा में इसने पैसे ले लिया। देखो ईमानदार ये था कि आपने अगर जिस हिसाब से पैसे लिए हैं उसी समय, यानी कि जो समय सेट हुआ है, और बढ़िया भाईचारे के साथ में लौटा दें। ईमानदारी तो यही थी। इसने क्या कहा कि भाई पैसे दो 5 जुलाई 11 बजे। इसने कहा भाई पैसे तो दूंगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में काम होना था। पैसे तो दूंगा, लेकिन मैं तो भैया 80 रुपये वापस करूंगा। 80 रुपये वापस करने का ये मतलब है कि इसने अपने पास में 20 रुपये को रिटेन कर लिया। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। आप आईपीएल देखते हो ना कि मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा को रिटेन किया, मतलब अपनी टीम में बनाए रखना। तो इसने 20 रुपये को रिटेन किया, अपनी जेब में बनाए रखा। यानी कि इसने वापस जो करना था, ये वो समय था जब हिसाब किताब फाइनल होना था, लेकिन बेटा इसने इस अमाउंट को अपने पास में रिटेन रखा। मैं नहीं दूंगा कि भाई, अच्छा जी। अब ये बेचारा जो राम था, इसने कहा मैंने तो जबान दी है भाई, जान जाए लेकिन वचन ना जाए। अब उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अपनी जेब पर हम लोड डालेंगे। इस राम ने बेचारे ने 20 रुपये अपनी पॉकेट से दिए, अपनी जेब से देना दर्शाता है हानि को, लॉसेस को, ईमानदारी की कीमत चुकाना। तो हिसाब बराबर करने के लिए उसे अपनी जेब से देना पड़ा। अब अपनी जेब से खुशी से तो दिया नहीं, एक जबरदस्ती का अनदेखा बल उस पर लगाया गया कि यार नहीं तो तू बेईमान कहलाएगा। तो दैट्स कॉल्ड ए करसिव फोर्स। इस करसिव फोर्स को कहा गया कि यार, मतलब करसिव फोर्स कुछ इस तरह का बल है जो तुम्हें पकड़ के जबरदस्ती ना कहे कि पैसे दे। आप शब्दों में ऐसे फंसे हुए हैं अपनी ईमानदारी में, जो मजबूर कर दिया इस बल ने कि अपनी जेब से 20 रुपये निकाल के दे दिया। तो हिसाब बराबर करने के लिए इस बेचारे को ये इतनी कीमत चुकानी पड़ी। जीरो तभी तो होगा हिसाब किताब। इस बिंदु पर जो उधार लिया था बी, अब इस बिंदु पर जीरो है वो। अच्छा जी, तो तब जाकर इन्होंने 20 रुपए करके इसको लौटा दिए 100 रुपए। ये एक साइड थी। तो इस सर्किट का नेचर को समझिएगा। देखो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो एक कहानी सुनी तुमने।
ये जो 20 रुपए को अपने पास में रिटेन रखा, ये कहलाती है रिटेंटिविटी, जिसे आप रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बात करें तो चुंबकत्व बनाए रखना। ठीक है भाई। ये इसने बेचारे ने अपोजिट दिशा में काम किया, पैसे का लेन देन तो इस दिशा में था, इसे बेचारे को अपनी जेब से देना पड़ा, तो विपरीत दिशा में काम करने का मतलब यार लॉसेस है। तो ये जो शब्द है, ये शब्द था हमारा बिल्कुल करसिव फोर्स। ठीक है भाई। अमाउंट को रिटेन करना, ये जो बी की इकाई क्या है यार बच्चों, बोलना वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बी पर रिटेंटिविटी आई, आपसे एग्जामिनर ने पूछा या रिटेंटिविटी बताइए क्या इकाई है, तो आप कहेंगे जी रिटेंटिविटी की है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये करसिव फोर्स कौन से एक्सिस पर है? एच वाले पर है। एच की इकाई क्या होती है? तो करसिव फोर्स की इकाई बोलो तो, अरे ये तो होगा, ये एक दिशा में इनका लेन देन हो गया, मतलब अभी लेन देन की दिशा थी, रीटा ने 100 रुपये राम को दिए और उसने 100 रुपये उधार दिए मोहन को। ठीक है भाई। अच्छा है, क्या हुआ? कुछ बोला क्या? मैं कभी रीटा की कुछ बात याद आई हो तो मैं, हमारे लाइफ में ना हो, लेकिन इसकी गारंटी थोड़ा ही कि तुम्हारी लाइफ में नहीं है। अभी क्या हुआ, इसने कहा कि रीटा को कुछ दिन के बाद पैसे की जरूरत पड़ी। इसने कहा देख भाई राम, मैंने तुम्हारी मदद की थी और अब मुझे 100 रुपये की जरूरत है। इसने मोहन को कहा कि देख यार, पहले जो हुआ ठीक हुआ, भूल जा पुरानी चीज को, और 100 रुपये की जरूरत है। तो अभी हुआ क्या, मोहन ने राम को 100 रुपये दे दिए और इसने 100 रुपये इसे दे दिए। फिर वही कोई समय तय हुआ कि जी 20 जुलाई को पैसे वापस होंगे जी 10 बजे। ये सब गवाह है। फिर से एक्सचेंज जो होना था, इसने कहा भाई 20 जुलाई हो गए 10 PM, यानी कि जो लेन देन हुआ ये इस दिशा में लेन देन हुआ जी। इसने कहा भाई हिसाब फाइनल करो अपना, समय आ गया। इसने कहा लेने हो लो, रुपये 80 है। अब रीटा ने धोखा दे दिया। इसने कहा लेने हो ले, इसने कहा भाई दे जो भी आ रहा है बेचारा। उसने इसे 80 रुपये दिए। यानी कि यहां इस समय आकर हिसाब फाइनल तो होना था, मतलब इसे भूल जाओ ना, लेन देन ये था। इसने कहा अच्छा जी, अब हम तो ईमानदार है भैया, फिर से 20 रुपये का चूना लगा। तब जाके हिसाब फाइनल, तब जाके इसने बेचारे को, इसे मोहन को खुश रखा जी 100 रुपये में। तो अगर मैं इस दिशा के हिसाब से देखूं तो ये भी मेरे लिए कुछ और नहीं था, करसिव फोर्स था। उस डायरेक्शन के लिए चलता तो ये भी मेरे लिए रिटेंटिविटी था। तो जनरली ये इंसानी फितरत को दर्शाती है और इट्स कॉल्ड ए हाइस्टेसिस लूप, है ना, नेचर वाली चीज है ये। इसलिए तो कहते हैं हवा सबसे ज्यादा ईमानदार है, बिल्कुल बेईमानी नहीं करती। हवा इसलिए ईमानदार है
जैसे उधार लिया जो समय तय हुआ उस पर लौटाएगा। लेकिन यहाँ हवा नहीं है, यहाँ रीटा और मोहन है। अब ये बताओ यार तुम मुझे कि अगर ये लूप बड़ी हो, जितना ये लूप बड़ी होगी, ये लूप बड़ी किस स्थिति में हो सकती है? जब करसिव फोर्स ज्यादा होगा यार, तभी हो सकता है। तो वाइडर वाइडर मतलब चौड़ी होती चली जाएगी ना। तो जितनी बड़ी ये लूप होगी उतना ही फिर हाइस्टेसिस लॉस भी होगा। और ये जो हमने दिखाया है ना, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल। ये पूरा एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार जो नॉर्मल हमारा एसी में होता भी है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां से जब हम फ्रीक्वेंसी का, ये हमारे लिए बनता है, ये था जिसकी हम बात कर रहे थे, हाइस्टेसिस लूप या बीएच का। अब इसमें जब हाइस्टेसिस लॉस की बात होती है, पीएच बराबर में कांस्टेंट है KH F BM 1.6 और भैया V का मतलब है वॉल्यूम। किसका? V यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन। किसके लिए जी? लूप के लिए। तो वॉल्यूम लूप की वॉल्यूम पर निर्भर कर रहा है और इकाई किसमें होती है? वॉट होती है। ये था जी हमारा हाइस्टेसिस की कहानी। अब जरा सोचो यार, हाइस्टेसिस उस पदार्थ में कम होगा जिस पदार्थ में ये लूप छोटी होगी। अभी आने वाले हैं, इस बिंदु पर भी आने वाले हैं। पहले इसे लिख लो यार। हेलो, क्या बात? अभी 15 मिनट में ही आवाज आनी बंद होगी भाई? आधा घंटा ही हुआ अभी तो क्लास को। KH F BM 1.6 और वॉल्यूम। अरे कांस्टेंट, स्टीनमेन कांस्टेंट है? स्टीनमेन कांस्टेंट है, ईटा जीटा जो मर्जी रिप्रेजेंट कर लो। हाँ हाँ, के जे है, एच सफिक्स है नीचे जे। एच मतलब ये जनरली हाइस्टेसिस के लिए है। जो के ई बनाएंगे ना तो ई मतलब एडी करंट के लिए।
हो गया भाई। चलो देखो, इसमें एक बहुत बढ़िया सवाल ये है, चलो इस पे तो यही पढ़ेंगे, नया पेज ले लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया ना। देखो, जब हम लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जैसे एक होता है हमारा कठोर चुंबकीय पदार्थ, यानी कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, हार्ड में ये नॉर्मल आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये सब हमारे हार्ड कैटेगरी में आते हैं। निकिल, कोबाल्ट, लोहा। अभी हम सॉफ्ट आयरन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो ये लूप बनती है, ये काफी बड़ी बनती है। यानी कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो पहचान हुई है वो हुई है हाई रिटेंटिविटी और बेटा हाई करसिव फोर्स। गलती तो नहीं होगी अगर एग्जामिनर पूछ लें। मैं हार्ड मैग्नेट है, और जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो अच्छे माने गए हैं स्थायी चुंबक बनाने में। ठीक है बच्चों, मान लिया कहें आपको कि स्थायी चुंबक बनाने में किस तरह के पदार्थ को हम लोग लेंगे, तो आप कहेंगे जी कठोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेंगे। अच्छा जी, एक होती है, आपने देखा होगा, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय पदार्थ जिनमें अच्छा चुंबकत्व है। तो एक होता है हमारा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नरम जिसे हम कहेंगे, सॉफ्ट यानी नरम चुंबकीय पदार्थ। नरम चुंबकीय पदार्थ। तो नमक चुंबकीय पदार्थ में जैसे हम बात करते हैं नरम लोहे की, नरम लोहो या फिर सॉफ्ट आयरन, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये क्या है, H है, ये क्या है बेटा, B है। ये H है और ये B है। इसकी लूप होती है ये, तो जो सॉफ्ट है उसकी पहचान हुई है लो रिटेंटिविटी और लो करसिव फोर्स।
ठीक है जी। और बेटा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हो अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक का मतलब है भाई जब धारा है तो चुंबक है, जब नहीं है तो नहीं। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक भाई बच्चों, ये और जोड़ो, इसमें दो बढ़िया बढ़िया 2-3 ऑब्जेक्टिव काम आ जाते हैं यहाँ से हमारे। ओके भाई। लिख लिया। हो गया खत्म। चलो अब ये कर लेते हैं। हाँ हाँ? नहीं नहीं, फ्लक्स मीटर तो देखो ये था ना, जहाँ ये लगा है ना दूसरे विधि में, यहीं बस फ्लक्स मीटर लगा देते हैं और कुछ नहीं करेगा। फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। नींद आ रही है दोस्त? कोई बात नहीं, इस समय आती है। क्लास के बाद जाके सो जाना, और क्या। या नींद नहीं आती दिन में? इसकी आंखें बता रही है। यही वाले में एक बच्चा है, शुरू में जब इसने बैच ज्वाइन किया तो ये डेली लेट आ रहा है। मैं बोला भाई तुम क्लास में लेट क्यों हो गए? सर मैं बहुत परेशान हो गया, मैं 5 दिन से रात को सो ही नहीं पा रहा, मुझे नींद ही नहीं आ रही कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, डॉक्टर को दिखाऊं। मैंने कहा कुछ मत कर, 2-3 दिन और दे, थकान इतनी लगने लग जाएगी। मैं कहा 2-3 दिन और दे, अपने आप नींद आएगी। अब मैं डेली पूछता हूँ कि कैसे नींद आ रही है? कि सर बहुत बढ़िया आ रही है। अभी 1-1.5 महीने का प्रोसीजर ही था। जब नींद किसी को ना आए तो ये नहीं कि ज़बरदस्ती बेड पे लेटे हुए किताब उठा लो पढ़ने बैठ जाओ, यूटिलाइज करो समय को। चलो जी, इसमें लिखेंगे प्रथम नियम ये है, जब कोई चालक किसी
चुंबकीय क्षेत्र को काटता है या फिर कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक को काटता है या फिर चालक व चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन होता है तो चालक में वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। ये तो प्रथम नियम है। ठीक है भाई, है जी। और चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स में क्या अंतर एक्सप्लेन करोगे? नहीं बताओ तो। चुंबकीय फ्लक्स में लिखने से या चुंबकीय क्षेत्र लिखने से मैं क्या गलती कर दी? कुछ नहीं। अरे बेटा एक ही तो चीज है दोनों। भाई फ्लक्स होगा यार दोस्त तो चुंबकीय क्षेत्र है, फ्लक्स नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र काहे का? सब खेल मैग्नेटिक फील्ड का ही तो है। ये पहला नियम था। इसी में जो दूसरा नियम है, वैसे फैराडे ने ये एक ही नियम दिया था। फैराडे ने तो एक ही बात बता दी थी, दूसरे नियम का कोई मतलब भी नहीं था, सूत्र से ही बन जाता। लेकिन किताबों में जब छपा है प्रथम और द्वितीय तो इस हिसाब से लिखो। द्वितीय नियम तो द्वितीय नियम ये कहता है चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है।
तो बेटा फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार E बराबर N डी फाई बाई डी टी। ठीक है भाई, N यहां पर टर्न बताएगा, N यहां पर गति नहीं, N यहां पर बाबू टर्न है। और जो डी फाई बाई डी टी है वो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन की दर लिखो या फ्लक्स परिवर्तन की दर लिखो। फ्लक्स परिवर्तन की दर। हो गया जी। अच्छा देखो, इसमें कहीं प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। फैराडे का जो नियम है वो दिशा नहीं बताता, ये सिर्फ मान देता है। हाँ अभी हो जाएगी 1 घंटा के लगभग। हाँ 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 बताओ। लास्ट डे तो हमें तो बताया नहीं। हमारे एक स्टाफ मेंबर की ज्वाइनिंग है ना, जेई बन गए वो, तो उनकी विदाई पार्टी है। हाँ यूपीसीएल में नहीं, उनका डीबी भी सब हो गया, ज्वाइनिंग है मतलब मंडे से। पिटकुल में जो पुरानी वाली वैकेंसी का री एग्ज़ाम हुआ था ना, तुम लोगों में है कोई उत्तराखंड का भाई? उत्तराखंड की कोई भर्ती का इंतजार कर रहा है तुम लोगों में? तो उत्तराखंड से है तो यहाँ बाहर से नहीं भर सकते। नहीं एई में भर सकते हैं। तो है उत्तराखंड से क्या? अरे ITI बोल रहा हूँ, मेरे साथ चलना 11 जुलाई को धरने में। हाँ भाई फॉर्म तो सब भरते हैं, जाने को कोई तैयार नहीं। परेड ग्राउंड यही सिविल वालों ने ऐड करा ली, वो 200 सीट इरिगेशन में। हाँ कोई तो अब तक नहीं हुआ ना, अब तक नहीं हुआ, वो कैंसिल कर देते, उसे किसी को ज्वाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं मिली, वो कैंसिल। चलिए जी, तो देखो फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ये दिशा नहीं बताता। तो हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए जो नियम अपनाते हैं वो हमारे पास में नियम है कि जो डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, डायनामिक मतलब गतिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जैसे जनरेटर में रोटर घूमता है तो उसे उत्पन्न होने वाले को बोलते हैं डायनामिक। एक होती है स्थैतिक, जैसे ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी में होती है। तो स्थैतिक की दिशा को निकालने के लिए हम लोग लेंज का नियम लगाते हैं, और गतिक विद्युत वाहक बल की दिशा को निकालने के लिए हम लोग फैराडेज, जो हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ा था, जो लिखा भी था जनरेटर, उसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सीखना है, देखिए लेंज का नियम क्या है। नहीं रे, इंड्यूस ईएमएफ की दिशा बताएगा।
हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान तो ये बताता है फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, हम बिल्कुल लगाएंगे, टेंशन ना लो। तो लेंज का नियम ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में उत्पन्न होने वाली वोल्टेज की दिशा कुछ इस तरह की होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है। अब इसके उदाहरण भी जरूर समझिएगा। ये कहती है कि हैं, हाँ सही है, लेकिन लेंज के नियम की ऐसी बेइज्जती ना करो यार। नहीं नहीं, इसे आप यहां से नहीं लगा सकते। बाप को बेटा मारे ऐसा ना कह के ये कहिए, ये सृष्टि का नियम है कि जो सृष्टि को बनाते हैं समय पड़ने पर वो विनाश भी करते हैं। ठीक है, ये है जैसे करने वैसे भरने। भगवान को कहो, भगवान भी तो नेचर को चला रहे हैं या नेचर भगवान है, तो यही तो है अपना। तो लेंज के नियम से बहुत प्यार करो बेचारे से, ऐसी धारणा मत बनाओ। चलिए, ये कहता है कि किसी भी चुंबकीय परिपथ में या किसी भी चालक में ले लो, किसी भी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। इसके बाद मेजरमेंट वाला चैप्टर शुरू करेंगे यार, मेजरमेंट भी काफ़ी लेंथी है ना, मेजरमेंट वाला शुरू करेंगे। किसी भी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह पैदा होती है, उत्पन्न होती है। देखो, लेंज के नियम को प्रदर्शित करने के लिए आप बराबर में -n d∅dt बताते हो, यही तो है। तो यहां ये जो माइनस लगा है ना यार बच्चों, ये लेंज के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। जो ये ऋणात्मक चिन्ह है ये बता रहा है बिल्कुल लेंज के नियम को। है ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। अरे राकेश, तू भी इसके चक्कर में आगे बाल मुकुंद, वो तो बोल रहा था मैंने तो ये पढ़ रखा। हुआ क्या था वैसे? हाँ भाई राकेश, मैसेज नहीं देखे? मैसेज देखा किसने था? नहीं, सुबह तो मैंने कोई टाइम ही नहीं लिखा था। कब? बोला था ना, देखो मैंने बोला कि मैसेज करूंगा।
मैंने भी बोला कि सबको बता देना। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, कोई नहीं। मैं शायद मैसेज मैंने किया होगा 1:30 बजे 2 बजे किया होगा। मैं ये मान के चला था कि 5 बजे तक हो जाए, लेकिन इन लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा 4:30 तक का, मतलब 4:30 बजे। तो है पार्टी ही है। हाँ, तो मैं ऐसे आते ही बोल रहा था, मैंने कहा वैसे छुट्टी तो कर देता, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा शाम को अंदर से परेशान सा महसूस करता कि मैंने छुट्टी करी क्यों। तो कम से कम एक संतुष्टि रहेगी कि मेरी सब क्लासेज प्रॉपर ख़त्म हुई है। ये लिख लिया। अब देखो लेंज के नियम को समझते हैं कि लेंज का नियम किस तरह से काम करता है। लिखा ये देखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने ये बनाई, इसमें ये N है और ये S है, ये हमने फिक्स कर दी। ये हमने एक चुंबक बनाई है, ये हमने फिक्स कर दीजिए, और ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है। मैं तो इन्हें बोलने वाला था, मैंने कहा आज ये राकेश भी आ गए इनकी पकड़ में। ये मैग्नेटिक फील्ड की यार लाइंस है कुछ। हमने एक जो बाइंडिंग की हुई है, कंडक्टर को लपेट रखा है जो, वो हमने फिक्स रखा हुआ है। देखो ये हमेशा फिक्स रखेंगे, और अभी इसकी जो पोजीशन है, इसकी ये कुछ डिफाइन पोजीशन हमने ले ली भाई। ये भी ये एक स्थिर अवस्था है A, B और C। देखो याद ये रखिएगा कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने मात्र से इसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि ट्रांसफार्मर, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर पर हमेशा एसी फ्लक्स दिया जाता है। ट्रांसफार्मर इसीलिए एसी पे ही काम करता है, डीसी पे काम ही नहीं करता। खैर उस मुद्दे पर भी आएंगे। तो अभी इसमें कोई भी, हमने इसे भी फिक्स किया हुआ है बेटा, हमने कोई वेरिएशन नहीं किया, तो अभी यहाँ जो ई का मान है वो 0 है, ठीक है। अभी दूसरी पोजीशन हमने ये ली, यहाँ एस है और ये एन एस है, वही मैग्नेटिक फील्ड, अपना मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है। हमने इसे इस तरफ को मूव कराया, और यहाँ इसमें मूव कराते ही एक वोल्टेज उत्पन्न हो गए जी। इसका मतलब है कुछ मान, या यही लिख लो, कुछ वैल्यू, चलो 2 वोल्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लो देखो लेंज का नियम कैसे काम करेगा। ये बताइए कि वोल्टेज उत्पन्न हुई किससे है? जब इस कॉइल को इस तरफ ले गए, ठीक है, तो इसके कारण का विरोध करने के लिए, यानी कि इस कॉइल की तरफ आप इसे लेकर आ गए, वोल्टेज उत्पन्न हो गई, तो इस वोल्टेज की दिशा कुछ इस तरह से आएगी कि यह उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध कर सके। अच्छा, यानी कि ये जो बना रखा है, इसमें यहां पर आपको N बनाना पड़ेगा और यहां पर आपको S। समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
वोल्टेज उत्पन्न किसके कारण हुई है, इसके इधर आने को, तो इसके पोल कुछ इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि ये वाला पोल इसको अपने से दूर भेजे। अपोज कर रहा है कि नहीं कारण का, अरे इसका आने का ये दिशा थी जिससे वोल्टेज उत्पन्न हुई, तो यहां अगर मैं एन रखूंगा तभी तो इसे ये वाला एन अपने से दूर धक्का देगा, तो कारण का विरोध हुआ। अब दूसरी केस में हमने ये लिया कि इसे तो हमने एज इट इज रखा, एन और एस, हमने इसे इस तरफ को भेज दिया भाई, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड अपना कट कर रहा था, ठीक है जी, आ गया जी बराबर -2 वोल्ट। हमें इससे मतलब नहीं यार प्लस माइनस आया, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह को किया तो प्लस आ गया, माइनस भी लिख सकते थे, इसके अपोजिट लिख लिया तो ये लिख लिया। ऐसे भी कुछ नहीं कि माइनस क्यों लिखा, तुम प्लस भी लिख सकते हो, हमारा तो उद्देश्य ये था कि भाई वोल्टेज उत्पन्न हुई है। तो अब ये बताओ वोल्टेज जो उत्पन्न हुई है वो किसके कारण हुई है, इसके इस तरफ को जाने के कारण, तभी तो हुई है। तो अब इसकी पोलैरिटी आपको कुछ इस तरह से बनानी है कि ये चुंबक इसे अपनी तरफ खींचे, तो इधर एस बनाओ इधर एन बनाओ, अपोजिट पोल को अपनी तरफ खींचेगा तो इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ ये एस और एन इस तरह से बनेंगे। तो जनरली ये होता है लेंज का नियम, ठीक है जी, इस तरह से लगाते हो लेंज का नियम, आप भूल जाओगे इसलिए इनको बना लो आप। देखो कैसे, अरे टीचरों को तो छोड़ दो कम से कम। एक लड़की कह रही कि सर ने मैसेज किया था, और मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था, तो वो लड़का बोल रहा है कि सर ने पर्सनल मैसेज किया था तुम्हारे पास। अब कम से कम कुछ शर्म लिहाज हमारी तो रख लो। सर की ऐसी हरकतें है ही नहीं, सर के लिए सब लड़कियां भैया ऐसे सर है ही नहीं, ना हरकतें सर की ऐसी ना कुछ। मेरे लिए आया तो छोटी बहन है या बेटी आया, मुझे उससे मतलब ही नहीं। इतना टाइम रखा, हम अपनी घरवाली का जन्मदिन भूल जा रहे हैं, हम मैसेज करें किसी को, कैसी हरकतें कर रहे हैं यार बच्चे। बनाओ जल्दी बनाओ, फिर आगे चलेंगे इसमें एक दो चीज़ें और। पुराने वाले पेज, पीछे वाले पेज का लिख लिया था ना आपने।
बना लीजिए। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड दिया है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड क्या घनत्व दिया है बी, याद है ना ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इकाई का सब याद है। हाँ, इसमें हम कोई कंडक्टर प्लेस करते हैं और देखो कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र वाले से एक्स पर है थीटा, ठीक है भाई बच्चों, और इसकी लंबाई है भाई एल, और जिससे ये चल रहा है v दिया है इसमें वेग, और जो वेग दिया है चलने का वो मीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक है जी। तो इसमें चालक में उत्पन्न ईएमएफ E बराबर में BLV साइन थीटा। अभी पुराने वाले बेस पे न्यूमेरिकल कराने हैं आपको, यूनिट हो गई भाई, देखो वोल्ट। अब अगर हम ये कहें कि जो कंडक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ है, अरे थीटा का मान हम लोग शून्य अगर ले लें तो ए का मान शून्य है, थीटा का मान यदि हम 90 ले लें तो ई का मान एक क्या बेटा मैक्सिमम लिख लेते हैं, साइन 90 मतलब 1 मैक्सिमम मान होता है ना, और थीटा का मान यदि हम 180 रख लें तो ये पुनः 0 हो जाएगा। यही तो चलता है भाई इसमें, इसी के हिसाब से AC उत्पन्न भी होता है। तो जब ये केस की जो चर्चा हुई है ये हमने बात की है जनरेटर के लिए, रोटर जो घूमता है उसके लिए, और इसके लिए जो नियम काम आएगा दिशा निकालने के, फ्लेमिंग, बिल्कुल सही बात, राइट हैंड रूल। मॉर्निंग में रहेगा मंडे से, टेंशन ना लो तुम, इतने परेशान ना हो जाओ, और ये तो तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिलती है, बाद में देख लेना, इतने चिंतित क्यों हो जाते हो। लिखा ये हो गया बच्चों। ठीक है, लाइन हो गया। हाँ
चलिए एक छोटा सा नियम और है जो कि जिसके सिद्धांत पर मोटर काम करता है, डीसी मोटर स्पेशली। तो देखिए जी, जनरली जब हम कहते हैं ना कि कौन सा मोटर, तो मोटर के साथ भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ भी जो जो लिखाऊंगा आपको लिख जरूर लेना। जैसे डीसी मोटर में कौन सा प्रिंसिपल काम आता है, सिंक्रोनस मोटर में कौन सा आता है, इंडक्शन में कौन सा आता है, तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, काम आएंगे आपके। तो एक होता है लॉरेंट्ज लॉ। लॉरेंट्ज का नियम, लॉरेंट्ज का सिद्धांत। तो देखो ये कहता है कि जब कोई धारा प्रवाहित चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल लगता है। ठीक है भाई। अब देखो डीसी मोटर लॉरेंट्ज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लॉरेंट्ज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अरे लिख लिया आप लोगों ने? चलिए जी, फिर लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा प्रवाहित तार पर लगने वाला बल। अब इसमें धारा बह रही है भैया आई, और ये है यहाँ थीटा। तो एफ बराबर में बी आई एल साइन थीटा न्यूटन। थीटा बराबर अगर 0 है तो बल भी 0 होगा, और थीटा बराबर 90 है तो जो फोर्स है वो देखता हूँ,
लिया। ये लॉरेंट्ज लॉ को ही तो एक्सप्लेन कर रहा नहीं अब। नहीं नहीं नहीं, ये तो गतिज इंड्यूस्ड ईएमएफ का था, डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम ही है। लिख रहे हैं यहाँ तक? अब देखो एक बहुत बढ़िया सवाल लेते हैं। एक कॉइल में कॉइल में 1000 टर्न है तथा फ्लक्स 5 माइक्रो वेबर है। यहां तक तो क्लियर है भाई? यदि 2 सेकंड में फ्लक्स रिवर्स हो जाए, रिवर्स होता हो तो कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात कीजिए। है? इसे 2 मिली सेकेंड ले लो, चलो ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगा ना। 2 मिली सेकेंड लेके कर लो। अरे सूत्र है E बराबर N। अब बोलो क्या बोल रहे हो? 250 10 मिली सेकेंड पे भी N का मान, D फाई का मान
पहले कितना है, अब यहां से चल के कितना हो जाता है, अरे भाई यहां से कह रहा है ना रिवर्स हो जाता है, तो फ्लक्स कितना परिवर्तित हुआ है, -10। परिवर्तन निकालते हैं 5 माइनस -5, तो टोटल हो गया 10 माइक्रो वेबर। तो 10 गुणा 10 की पावर -6 dt क्या है भाई, 2 मिली सेकेंड, 2 इंटू 10 की पावर -के क्या आएगा, सही तो लिखा मैंने। चलो जी, इस 3 पावर से देखो जाना, ये 3 पावर से और ये ऊपर जाके ये पूरा कैंसिल हो जाना है, तो 5 वोल्ट हमारा उत्तर आना था भाई। बढ़िया सवाल था इसलिए दिया है भाई। ये रिसेंटली सेम वैल्यू के साथ अभी जेई के एक पेपर में आया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि आप लोगों के पास ना आए। अरे कह रहा है ना भाई डी फाई का मतलब फ्लक्स परिवर्तन होता है ना, तो भाई यहाँ था फ्लक्स परिवर्तन जब निकालते हैं तो 5 परिवर्तन करने माइनस और वैल्यू कितनी है -5 तक, तो कितना आ गया टोटल 10। ये मान लगा के आंसर आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, कितना टाइम हो गया, चलो यहाँ से आगे फिर नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे।